अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था रिगार्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर पे पढ़ाई करते होंगे ईमानदारी पूर्वक। देखो, अभी जो लॉकडाउन का सिचुएशन है इसमें आपको हर हाल में ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अभी आप किसी कोचिंग में नहीं जा सकते, यू कांट गो इन स्कूल। अभी कोई आप स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेजेस नहीं जा सकते, तो अपने आप में ईमानदारी पूर्वक आप पढ़ाई घर पे अच्छे से करिए। और एक विद्यार्थी का कर्तव्य और धर्म भी होता है कि एक बेहतर से बेहतर पढ़ाई करना। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। चैप्टर जो आपका हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज जो हमारा टॉपिक है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमने पिछले वीडियो में कहा भी था कि इसको मैं डिस्कस करूँगी। तो आज मैं दो टॉपिक डिस्कस करूँगी। एक हो गया डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा हमारा स्कोप एंड ब्रांचेज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, लेकिन हाँ, वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से ज़रूर पहले बोलूँगी, प्लीज़ आप जितना हो सके शेयर करिए। फॉर योर शेयरिंग आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। सो एज़ मच एज़ यू जस्ट शेयर इट, जितना हो सके, क्योंकि हिंदी माध्यम से मैं पढ़ा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिले इससे। तो इस एक मुहिम है, या आप बोल सकते हो कि एक हेल्प करने का तरीका है। कहीं ना कहीं आप एक देश की हमारी सेवा कर रहे हो उन बच्चों तक पहुंचाने के लिए जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ट्यूशन। सो प्लीज़ एज़ मच एज़ जितना हो सके शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की ओर। सबसे पहले आप अपने बुक में देख सकते हो कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो नंबर 1 पॉइंट है, कहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में पहले भी पढ़ा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम इंडिविजुअल लेवल पर जो भी इकोनॉमिक समस्या जो होती है, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, उसका हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे कि एक उपभोक्ता का प्रॉब्लम हो, एक उत्पादक का प्रॉब्लम हो, या एक फर्म का प्रॉब्लम हो। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बोलता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थशास्त्र की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग और सामान्य कीमत स्तर। तो इसमें हम देखते हैं कि हम पूरा का पूरा संपूर्ण यानी कि होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं। पूरी होल इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक यूनिट जो होता है, उसका हम स्टडी करते हैं। जैसे नेशनल इनकम के बारे में, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम के बारे में एक चैप्टर है, या आप पढ़िएगा, 15 मार्क्स में है, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर आता है। और कुल उपभोग, टोटल आपका कंजप्शन हो गया, या जनरल प्राइस लेवल बोलते हैं, यानी सामान्य कीमत स्तर। तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं पूरा होल, और इसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है। इसमें हम एक व्यक्ति का स्टडी करते हैं और उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है। जो समाज है, जो हमारी एक सोसाइटी है, उसका और उसके जो व्यवहार है, मतलब ये एक समूह हो गया, उसका व्यवहार का हम स्टडी करते हैं। थर्ड नंबर कहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि समष्टि प्राचाल यानी कि मैक्रो पैरामीटर्स स्थिर रहते हैं। याद रखिएगा, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का पैरामीटर, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो भी आप मान्यता है, जो भी प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ोगे तो उस समय मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी पैरामीटर होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, स्थिर रहेंगे। इसी के जस्ट उल्टा यहाँ पे क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि प्राचालों यानी कि माइक्रो पैरामीटर्स को स्थिर मान लेता है। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ाई करोगे
या स्टडी करोगे तो जो उसके मान्यता है, जो उसके सिद्धांत है, उस वक्त क्या होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो पैरामीटर होंगे वो स्थिर रहेंगे। ठीक है, जैसे इसका अपोजिट है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 4 नंबर में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है। कल ही हमने समझाया था, आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि कैसे एक वस्तु का निर्धारण किया जाता है। क्या कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु, कोई भी एक वस्तु है, उसका कीमत का हम क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं कि हाँ इस पेन का क्या, इस पर्टिकुलर पेन का क्या कीमत होगा, इसका हमने एक निर्धारण किया डिमांड और सप्लाई के फोर्स पर। समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन होता है, ये जनरल प्राइस लेवल का स्टडी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर में कि व्यष्टि आर्थिक समस्याओं के निदान में कीमत संयंत्र यानी कि प्राइस मैकेनिज्म अर्थात मांग और पूर्ति बलों की क्रिया निर्णायक होती है, जो कि हमने कल पिछले ही वीडियो में कल ग्राफ भी बताया था आप लोग को, और लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई भी मैंने बताया था शॉर्ट में। ऐसे तो चैप्टर में पढ़ना ही है अपने को, जहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो प्रॉब्लम होता है उसको सोल्यूशन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है प्राइस मैकेनिज़्म। और प्राइस मैकेनिज़्म के लिए सिंपल पूरी लाइफ याद रखना, फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो लिखा है ना, मांग और पूर्ति बलों की क्रिया, फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे जो प्राइस होती है वो निर्णायक होती है। समष्टि अर्थशास्त्र समस्याओं जैसे यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में समष्टि आर्थिक जो आपकी ये समष्टि आर्थिक समस्याओं जैसे रोजगार, गरीबी, स्फीति आदि के समाधान में सरकारी भूमिका निर्णायक होती है। यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो प्रॉब्लम बेसिकली होंगे उसमें रोजगार को लेकर के यानी कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर के स्टडी होगा, कैसे हम पॉवर्टी को ख़त्म करें, इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया है, मार्केट में महंगाई बहुत बढ़ गई, इसको कैसे कंट्रोल करें आदि का समाधान एक सरकार हमारा जो सरकारी जो ढांचा है, इंडियन गवर्नमेंट है, और जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है जैसे RBI हो गया और ये बहुत सारी संस्थाएं होंगे, वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ठीक है, 6 नंबर में हम देखेंगे यहाँ पर कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसको हम कीमत सिद्धांत यानी कि क्या बोलते हैं, जो हमने यहाँ पे प्राइस मैकेनिज़्म जो पढ़ा उसके बेस का सिद्धांत भी माना जाता है। इस नाम से भी हम जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार सिद्धांत द्वारा भी जाना जाता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट सिद्धांत के प्रिंसिपल का मतलब ये सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, स्कोप एंड ब्रांचेज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 12 में आप उतना डेप्थ में सब चीज़ों को नहीं पढ़ोगे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों को पढ़ोगे और कुछ चीज़ों को आप पढ़ोगे जब आप आर्ट्स में अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, जब वहाँ पे ऑनर्स पेपर लोगे तो वहाँ पढ़ोगे, राइट। और अगर कॉमर्स में हो तो अगर बीकॉम करते हो या कॉमर्स के फील्ड में ग्रेजुएशन करते हो तो पार्ट 1 जो हमारा होता है वहाँ पे सबसे पेपर में आप इकोनॉमिक्स में इसको डेप्थ में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में आते हैं, और यहाँ तक ये जो डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो है ये भी 3 मार्क्स का आता है, तो आप ज़रूर से इसको पढ़िएगा। ठीक है, चलो, स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बोलता है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित 3 प्रमुख सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। ये 3 जो सिद्धांत है इसको आपको हर हाल में दिमाग में सेटअप करना है। ये जो 3 सिद्धांत है 1, 2 और 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, किसी भी वस्तु का कीमत का निर्धारण कैसे होता है उसका सिद्धांत होता है। दूसरा, साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, जो साधन हमारे होते हैं उसकी कीमत का निर्धारण कैसे करते हैं, किस सिद्धांत पे करते हैं। तीसरा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर,
कैसे आप इकोनॉमिक वेलफेयर करते हो, कैसे आप कल्याण करते हो, उसका भी एक सिद्धांत है। ठीक है, सबसे पहला नंबर जो पॉइंट है आप देख सकते हो, और एग्ज़ाम में मैं तो बोलूँगी कि ये अगर आपसे पूरा टोटल पूछ देता है तो बेहतर है कि आप ये माइंड मैप बोलते हैं इसको, आप एग्ज़ाम अगर ड्रॉ करते हो तो यू कैन गेट फुल मार्क्स, तुमको पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आपसे पूछ देता है एग्ज़ाम में ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र की शाखाएँ क्या है, ठीक है, या फिर स्कोप क्षेत्र क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो आप 3 भाग में इसको बांट के दिखाओ। सबसे पहला है वस्तु कीमत सिद्धांत, प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी। हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश लिखिए, आप हिंदी लिखे काम चला लो, ठीक है। दूसरा है साधन कीमत सिद्धांत यानी कि वितरण का सिद्धांत। तीसरा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, इकोनॉमिक वेलफेयर थ्योरी। ये 3 पार्ट आपका हो गया। अब देखो इस पहले पार्ट को 2 पार्ट में बांटा गया, मांग का सिद्धांत, लॉ ऑफ डिमांड, और दूसरा है लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत यानी कि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। फिर फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी में देखो आप 4 पार्ट में साधन हमारे होते हैं। मजदूरी साधन मतलब क्या, लेबर साधन, उसको आप किस में देते हैं, मजदूरी में, वेजेस होती है। फिर रेंट यानी कि लैंड पे आप क्या देते हो, रेंट, लगान। फिर ब्याज, ये क्या है, इंटरेस्ट है, तो ये किस पर मिलेगा, कैपिटल पर, पूंजी पर, ठीक है। और ये लाभ यानी कि प्रॉफिट, ये किस पर मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप पर, जो उद्यमी होगा, ठीक है। तो इसकी कीमत कितनी हो गई, ये 4 हो गई। आपका 5वां बोल रही हूँ, उसकी 4 हो गई। और थर्ड नंबर इकोनॉमिक वेलफेयर थ्योरी है। तो ये माइंड मैप है, आप एग्ज़ाम में इस माइंड मैप को ही बनाकर दिखा सकते हो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। मैं सजेशन भी करूँगी कि आप ये माइंड मैप दिमाग में रखोगे। अब आते हैं इसको समझना है कि वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत होता क्या है। देखोगे यहाँ पे वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत में यह विवेचना की जाती है, यह डिफाइन किया जाता है, बताया जाता है कि उपभोग की वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होता है। कोई भी वस्तु है उसे हम क्या करते हैं, उपभोग, कोई भी वस्तु उसका उपभोग करते हैं, तो उसका इस सिद्धांत के तहत सबसे मेन पॉइंट क्या बताया जाता है कि जो भी वस्तु है जिसका हम उपभोग करते हैं उसका कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। इस सिद्धांत के तहत हम पढ़ते हैं वस्तु कीमत निर्धारण में मांग पक्ष एवं पूर्ति पक्ष दोनों का समावेश किया जाता है। इसको थोड़ा मैं हाईलाइट थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। आप देखोगे अपने स्क्रीन पर, जो वस्तु की कीमत निर्धारण में मांग पक्ष, एक मांग पक्ष आपने रखा, दूसरा आपने क्या रखा, पूर्ति पक्ष, दोनों का समावेश किया जाता है। जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मांग और पूर्ति का एक बल होता है, एक फोर्स होता है, और कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपको कि ये दोनों वहाँ पे फोर्स लगाएगी तभी एक कीमत का क्या होता है, निर्धारण होता है, ठीक है। मांग पक्ष में उपभोक्ता के व्यवहार एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। कल ही मैंने बताया था कि उसमें हम जो कंज्यूमर होता है उसके तरफ से स्टडी करते हैं। तथा पूर्ति पक्ष में उत्पादन यानी कि उत्पादन लागत एवं उत्पादन दशाओं में सम्मिलित किया जाता है। जो सेलर होगा वो सेलर प्रोड्यूसर भी हो सकता है, ठीक है। तो पूर्ति जो पक्ष होती है उसमें जो उत्पादन लागत है, यानी कि जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट हो रहा है, ठीक है, और उत्पादन की जो भी दशाएं जो सम्मिलित होती है उसको हम स्टडी करते हैं। और सप्लाई और डिमांड के फोर्स से ही एक क्या होता है, कीमत का निर्धारण होता है। बस शॉर्ट में आप इतना जान जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत। साधन मैंने भी जस्ट बताया, लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लेबर यानी कि मजदूर, यहाँ पे आपका लैंड का क्या हो जाएगा, ज़मीन, ठीक है ना, या भूमि, यहाँ पे पूंजी, यहाँ पे उद्यमी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यह विवेचना की जाती है कि वस्तु उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले उत्पत्ति साधनों की कीमत, जो भी वस्तु हम बनाएंगे उसमें मजदूर चाहिए, भूमि चाहिए,
पूंजी चाहिए और एक कोई ना कोई उद्यमी चाहिए, तो उसकी वो जो साधन है उसकी कीमतों उसका हम एक कीमत लगाएंगे, अर्थात उनके पुरस्कारों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ माइंड मैप में दिख रहा है कि हम लेबर को मजदूरी यानी कि वेजेस देते हैं, लैंड यानी कि रेंट उसको मिलता है, रेंट के रूप में मिलता है, और कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और उद्यमी जो यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। सूक्ष्म आर्थिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है हमारा ये जो है माइक्रो लेवल पे अगर हम देखें तो आर्थिक सिद्धांत का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु, एक सेंट्रल पॉइंट है जिसमें कि यह अध्ययन किया जाता है कि वस्तु एवं सेवाओं की दी हुई मात्रा, जो भी वस्तु है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, दी हुई मात्रा को अनेक उपभोक्ताओं में, देखो उपभोक्ता तो बहुत टाइप का है हमारे देश में, हमारे दुनिया में, ठीक है, बहुत सारे उपभोक्ताओं में किस प्रकार विभाजित और आवंटित किया जाए कि आर्थिक कल्याण अधिकतम हो जाए। ये हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ एडिडास का ही कपड़ा बना करके बेचें तो हमारे जो बहुत ही नीचे तबके के लोग हैं, क्या उसको खरीद पाएंगे? पॉसिबल है? तो ये आवंटित करना, ये विभाजित करना बहुत ज़रूरी है वस्तु और सेवा का, जिससे क्या हो कि सबका कल्याण हो सके। हमें हर उपभोक्ता के बारे में सोचना अति आवश्यक है। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को एज मच एज शेयर करते होंगे। प्लीज़ शेयर इट, एंड अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन पे आप ज़रूर प्रेस करें। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।